29 जनवरी 2023 की आधी रात को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कंजियानी गांव की रहने वाली कोमल जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे में सो रही उसकी सास और उसकी ननद भी उसके कमरे की तरफ भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है और भीतर से कोमल के चीखने और चिल्लाने की लगातार आवाज़ें आ रही थी। वे दोनों जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कमरे के भीतर प्रवेश करते हैं तो कमरे का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के भीतर कोमल के हाथ और पैर बंधे हुए थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीख और चिल्ला रही थी और बिस्तर पर कोमल के पति अमित की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अमित के सिर और गर्दन पर किसी भारी और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके अमित को मौत के घाट उतार दिया हो। वे दोनों जैसे ही अमित की लाश को देखती हैं तो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग आते हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पुलिस भी आती है। पुलिस अमित की लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस अमित की हत्या की जांच और पड़ताल शुरू करती है और सबसे पहले पूछताछ शुरू होती है कोमल से, क्योंकि जब अमित की हत्या हुई थी तो उस वक्त अमित के साथ कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोमल ही थी। पूछताछ में कोमल बताती है कि रात के लगभग 2 बजे उसके कमरे में 5 से 7 अजनबी घुस आते हैं और अमित जब विरोध करता है तो अमित के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं और मेरे विरोध करने पर मुझे भी मारा पीटा जाता है और अमित की हत्या करके दरवाज़ा बाहर से बंद करके मेरे हाथ और पैर बांध के वे लोग भाग जाते हैं। पुलिस को कोमल की बात में सच्चाई कम और बनावटीपन ज़्यादा नज़र आता है। अब पुलिस कोमल की सास और ननद से भी पूछताछ करती है। उन दोनों ने पूछताछ में अमित की हत्या का इल्ज़ाम सीधा सीधा कोमल पर लगा दिया। पुलिस ये सुनकर चौंक जाती है और पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर आपको अपनी ही बहू पर अपने बेटे की हत्या का शक क्यों है। तो वो दोनों बताती हैं कि अमित और कोमल के बीच में जरा सी भी बनती नहीं थी। उन दोनों के बीच में सामंजस्य बिल्कुल नहीं था और आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट होना आम बात हो गई थी। अगर अमित की हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें कोमल शामिल ज़रूर है। पुलिस शक के आधार पर कोमल को गिरफ्तार करती है। पहले तो कोमल गोल मटोल जवाब देती है, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद कोमल टूट जाती है और अमित की हत्या के पीछे जो कहानी बताती है उसे सुनकर ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि जिसने भी इस कहानी को सुना सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द कीप क्राइम में। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमित और कोमल की। पूछताछ में कोमल बताती है कि 2011 में अमित के साथ शादी करने के बाद उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक से चल रहा था। वो परिवार के साथ बड़े प्रेम से रह रही थी। इन दोनों के बीच में 2 बच्चे भी होते हैं। परिवार में सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था। उनकी ज़िंदगी भी अच्छी बीत रही थी। इसी बीच अचानक एक दिन कोमल के ससुर, जिनका नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अमित के कंधों पर आ जाती है। अमित अपने एक दोस्त, जो कि मुंबई की एक धागा कंपनी में बतौर पार्टनर काम कर रहा होता है, उससे बात करता है। उसका दोस्त अमित को कहता है कि तुम मुंबई आ जाओ, देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अमित बिजनेस के सिलसिले में मुंबई निकल जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसकी बहुत मदद करता है और देखते ही देखते अमित करोड़पति हो जाता है। अमित ने मुंबई में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 फ्लैट खरीद लिए। इधर अमित के बिजनेस में इतना बिजी हो जाने की वजह से उसका गांव में आना बिल्कुल भी कम हो जाता है और इधर कोमल गांव में अकेली रहने लगती है और धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। और जब कोमल को अकेलापन महसूस होने लगता है तब उसे याद आती है अपने पुराने प्रेमी की। दरअसल कोमल का शादी से पहले अपने ही जीजा, जिसका नाम राम खिलावन था, उसके साथ अवैध संबंध था। वे दोनों शादी से पहले मिलते भी थे। उन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी होता था। लेकिन शादी के बाद कोमल राम खिलावन के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखती है। यहाँ तक कि कोमल शादी के बाद राम खिलावन से एक बार फ़ोन पर भी बात नहीं करती। लेकिन जब उसे अकेलापन महसूस होता है तब उसने राम खिलावन को फ़ोन किया। राम खिलावन ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और उसका कोमल से मिलने के लिए कोमल के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। वो कभी दिन में आता तो शाम को जाता, शाम को आता तो सुबह जाता। राम खिलावन का कोमल से मिलने यूँ बार बार आना जाना अमित की माँ को अच्छा नहीं लगता और एक दिन अमित की माँ
अमित को सारी बातें फ़ोन करके बता देती है। अपनी माँ की बात सुनकर अमित मुंबई से सारा काम छोड़कर सीधे गांव आता है और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद कोमल कुछ दिन तक तो ठीक से रहती है, लेकिन चूंकि अमित बिजनेस में बिजी रहता था तो कभी कभी अपने ऑफिस में ही सो जाता था, अपने फ्लैट में भी नहीं आता था। इधर धीरे धीरे कोमल को फिर से अकेलापन महसूस हुआ और उसने एक बार फिर से फ़ोन लगाया रामखिलावन को। इधर रामखिलावन अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि उसे कुछ काम से कहीं बाहर जाना है कुछ दिन के लिए, और सीधा पहुंच जाता है मुंबई कोमल से मिलने के लिए। अपने साढ़ू का बिना बताए इस तरह अपने फ्लैट में आना अमित को अच्छा नहीं लगता और उसे कहीं न कहीं अपनी माँ की बताई हुई बातों पर यकीन होने लगता है, लेकिन वो उस वक्त अपने साढ़ू को कुछ बोलता नहीं। एक दिन दोपहर को अचानक अमित किसी काम से अपने फ्लैट में आता है तो देखता है कि कोमल के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है और भीतर से कोमल और रामखिलावन की कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं। ऐसी आवाज़ें जैसा कि एक मर्द और औरत के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के दौरान आती हैं। अमित अपनी बीवी और अपने साढ़ू को बेहद आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लेता है और अपनी बीवी के साथ बहुत मारपीट करता है और अपने साढ़ू को भी 2-3 थप्पड़ मारकर अपने फ्लैट से भगा देता है। इधर कोमल को लगता है कि अब उसके पति को सब कुछ पता तो चल ही चुका है, तो कोमल के अंदर कुछ बदलाव आने की बजाय कोमल की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो रामखिलावन से अपने पति के सामने ही फ़ोन पर घंटों घंटों बात करती, कभी ऑडियो कॉल पे तो कभी वीडियो कॉल में। इस बात पे का अगर अमित विरोध करता तो कोमल कहती कि मेरी जो मर्जी है मैं करूँगी, तुम तो बिजी रहते हो, तुम तो मुझे टाइम नहीं दे पाते हो। कोमल के व्यवहार से अमित काफ़ी दुखी रहने लगा। पति पत्नी के बीच में दूरियां पैदा होने लगी और धीरे धीरे अमित और कोमल के बीच में बातचीत भी बंद हो जाती है। एक ही छत के नीचे अपनी पत्नी से इस तरह बेवफाई होने के बाद धीरे धीरे अमित की हिम्मत टूट जाती है और एक दिन अमित मुंबई से अपना एक फ्लैट बेचकर गांव आ जाता है और गांव में ही घर बनवा कर अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक अर्चना नाम की महिला के साथ होती है। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होती है और वो दोस्ती धीरे धीरे अवैध संबंधों में तब्दील हो जाती है। इधर अमित जब भी मुंबई जाता तो कोमल के सामने ही अर्चना से बात करता, जैसा कोमल रामखिलावन से बात करती अमित के सामने, ठीक वैसा ही। अब कोमल विरोध करती तो अमित कहता कि जब तुम मेरे सामने किसी गैर मर्द के साथ बात कर सकती हो तो मैं तुम्हारे सामने किसी गैर महिला के साथ बात क्यों नहीं कर सकता। एक दिन अमित नहाने के लिए जाता है तो कोमल उसका फ़ोन चेक करती है। उसको एक नंबर मिलता है जो कि अर्चना के नाम से सेव था। अब कोमल को यह पता तो चल ही चुका था कि अमित का अवैध संबंध एक अर्चना नाम की महिला से है। अर्चना कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, ये सब पता लगाने के लिए कोमल मुंबई से गांव आती है। उसे अर्चना का पता चलता है और वो मदद मांगने के लिए सीधा चली जाती है अपने जीजा रामखिलावन के पास। उसको सारी बात बताती है और कहती है बस किसी तरह अर्चना और अमित के बीच में दूरियां पैदा कर दो। वो जब ये सारी बातें वहाँ बता रही होती हैं तो वहाँ पहले से ही रामखिलावन का एक दोस्त जिसका नाम अविनाश यादव था वो भी बैठा होता है और रामखिलावन और अर्चना की सारी बातें वो सुन लेता है, कोमल की बातें। तो वो कोमल से कहता है कि इस मामले में जो भी मदद होगी मैं आपकी सारी मदद करने को तैयार हूँ। और अविनाश यादव कोमल का नंबर ले लेता है और धीरे धीरे कोमल का अवैध संबंध रामखिलावन के साथ साथ अविनाश यादव के साथ भी हो जाता है। अब इधर कोमल जब मुंबई जाती है तो अमित के सामने ही कभी रामखिलावन से बात करती तो कभी अविनाश यादव से बात करती। इधर अमित को लगता कि अब उसकी बीवी का संबंध तो पहले एक गैर मर्द से था, अब उसका अवैध संबंध 2 मर्दों से हो गया। वो अपनी बीवी का विरोध करता, मारपीट करता, लेकिन कोमल के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। उन दोनों के बीच मारपीट बढ़ जाती है और एक दिन बाद इतने में बढ़ जाती है कि अमित कहता है कि अब मैं मुंबई की सारी प्रॉपर्टी बेचकर गांव में रहूंगा और अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो अपने सारे क्रियाकलापों को बंद करना होगा। कोमल कहती है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर ये होगा कि तुम एक फ्लैट बच्चों के नाम कर दो और एक फ्लैट मेरे नाम कर दो।
अमित ये सुनते ही हंसने लगता है और कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूं ताकि तुम अपने आशिकों के साथ अय्याशी करो। तुम्हें तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो तो मैं तुमसे तलाक भी ले लूँगा। ये सुनकर कोमल सोच में पड़ जाती है और वे सोचती है कि अगर इसने मुझसे तलाक ले लिया तो मेरे हाथ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी और ये अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच देगा। कोमल ये सारी बातें अविनाश यादव को बताती है। अविनाश ये सारी बातें रामखिलावन को बताता है और इन तीनों के बीच में एक खतरनाक प्लान तैयार होता है कि क्यों ना अमित को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये सुनकर अविनाश यादव बोलता है कोमल से कि तुम्हारा पति रोड पर चलने वाला कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक करोड़पति आदमी है। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें पैसा भी खर्च होगा। कोमल कहती है कि इसमें जो भी पैसा खर्च होगा सारा पैसा मैं खर्च करने को तैयार हूँ, बस किसी तरह अमित को रास्ते से हटा दो। अविनाश एक भाड़े के हत्यारे का इंतजाम करता है और अमित को मारने के लिए 10 लाख की सुपारी दी जाती है। कोमल अविनाश को बताती है कि उसके गांव में शादी है और शादी में अमित को भी आना है, मुझे भी आना है और बच्चों को भी आना है। और इन तीनों के बीच में अमित की हत्या की तारीख तय होती है 29 जनवरी 2023 को। अमित शादी में शामिल होने के लिए कोमल को लेकर अपने बच्चों के साथ गांव आता है। 20 जनवरी को पहली शादी अटेंड करता है, 27 जनवरी को दूसरी शादी अटेंड करता है और 29 जनवरी को शादी के रिसेप्शन में जाता है। खाना खाकर वो वापस अपने घर में आ जाता है और अपने कमरे में खाना खाकर सो जाता है। कोमल भी उसके कमरे में आती है और उसके कमरे में सो जाती है। पहले से ही तय समय पर अविनाश, रामखिलावन और कुछ भाड़े के हत्यारे अमित के घर आते हैं। घर का गेट कोमल खोल देती है। वे दोनों अमित के कमरे में आते हैं, अमित का हाथ और पैर पकड़ लेते हैं और अमित के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करके अमित को मौत के घाट उतार देते हैं। हत्या करने के बाद भाड़े के हत्यारे तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रामखिलावन और अविनाश यादव वहीं रुकते हैं। और जैसा कि कोमल ने पुलिस को बताया कि पति की लाश के ही सामने उसने बारी बारी से पहले रामखिलावन से फिर अविनाश यादव से अवैध संबंध पति की लाश के सामने बनाए। कोमल के इकबालिया जुर्म से पुलिस रामखिलावन, अविनाश यादव और उन सभी भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में अपराध के प्रति जागरूकता फैलाना ही हमारा मकसद है, ताकि हमारा समाज अपराध मुक्त होकर एक नवीन समाज का निर्माण हो सके। मिलते हैं किसी एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।